जितनी सेवा हो सके उसके लिए मेरे को शक्ति दो, यही मांगा। क्या प्लानिंग दिमाग में आई कि भाई क्या किया जाए यहाँ पे? मेरे को वहाँ मिले थे भक्तगण, तो उनका एक तो कहना है कि हाई मास्क लाइट लगनी चाहिए, एक झूला लगना चाहिए, एक वो अपना सामोद बालाजी में कोई वो है बुजुर्ग लोगों को ले जाने का, वो यहाँ पर लगना चाहिए। तो मैंने उनको कहा है कि यहाँ पे अप्लाई करो, ट्रस्ट की तरफ से, वन विभाग की तरफ से प्रस्ताव भिजवाएंगे और वो लखनऊ से क्लियरेंस होती है, वहाँ से क्लियरेंस करवाएंगे। भारतीय राजनीति में जिस तरह की कांग्रेस पूरी तरह लगभग खत्म होने की कगार पर है, क्या एक यात्रा निकाल कर क्या पुनर्जीवित की कोशिश करें, हो जाएगी? देखो, पहली बार जो एक तरह से इसको आंदोलन कहना चाहिए यात्रा में, और वो सत्ता प्राप्ति के लिए है, तो कम से कम वो सड़क पर तो है राहुल गांधी जी। तो पर देश की जनता इस यात्रा का उद्देश्य जानती है, ये जनता के लिए नहीं, स्वयं की सत्ता प्राप्ति के लिए है। इसलिए हल्का फुल्का जुड़ाव हो सकता है, लेकिन कांग्रेस अब सत्ता में हरगिज लौटने वाली नहीं है। सर, जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात चली थी, चुनाव की बात, शशि थरूर खड़गे जी का नाम आया लास्ट में जाके, तो क्या लगता है कि कांग्रेस गैर गांधी परिवार चलेगी या गांधी परिवार ही तो करना करेगी? ये तो अब तो ये तो तय ही हो गया कि गैर गांधी परिवार होगा, वो भी खड़गे होगा, क्योंकि खड़गे को 10 जनपद का आशीर्वाद प्राप्त है। इसलिए एक 80 साल के बुजुर्ग को मौका मिलेगा, गांधी परिवार की कठपुतली बन के वो काम करेंगे। लेकिन सर, जिस तरीके से पर बीजेपी हमेशा ये कहती थी कि परिवारवाद का आरोप लगा देती है, इसलिए ये सब कुछ हुआ। और क्या है, परिवारवाद और केवल गांधी परिवार की पकड़ बनी रहे, केवल मात्र अपना पिट्ठू राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के बैठ जाए, इसीलिए सारी ये एक्सरसाइज चल रही है। नहीं तो फिर आप ये बताओ, शशि थरूर ने जब फॉर्म भरा तो बाकी के सीनियर लीडरों के साथ क्यों नहीं गए? खड़गे के साथ सारे गए थे, इसलिए कि उनको 10 जनपद का वरदहस्त प्राप्त है। तो ये एक पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण चुनाव है। गांधी परिवार का खड़गे को सहारा है और इसको डेमोक्रेटिक नहीं कहा जा सकता। सर, इस बीच जो पॉलिटिकल ड्रामा हुआ, अशोक गहलोत का नाम आया, फिर लास्ट में पता चलता है कि उन्होंने मना कर दिया, तो इसको किस तरीके से देखते हैं गहलोत साहब अपने आप को कहते हैं मेरे को कोई पद का लोभ नहीं, मैं पद लोलुप नहीं, लेकिन मात्र 1 साल के मुख्यमंत्री बने रहने के लिए उन्होंने इतना बड़ा ड्रामा कराया। क्या बिना मुख्यमंत्री के संभव है कि शांति धारीवाल जी इतना बोल जाए? महेश जोशी व्हिप जारी करके शांति धारीवाल जी के वहाँ बुला लें, प्रताप सिंह खाचरीवास भी बढ़ चढ़ के बयानबाजी कर दे, और जैसा बताया जा रहा है कि भाई 922 विधायकों ने इस्तीफा दिया है, तो बिना माननीय मुख्यमंत्री के इशारे के, बिना उनके सहयोग के ये संभव नहीं था। इसलिए सीधा इसमें गहलोत साहब का हाथ है ड्रामा कराने में। तो अब स्पष्ट हो गया है, दो चीज़ें स्पष्ट हो गई। तो कहते थे गहलोत साहब में गांधी परिवार का अक्षर से उनकी वाणी का पालन करता हूँ, तो वो उन्होंने नहीं किया। दूसरा, मैं जीवन भर पद के पीछे नहीं भागा, तो पद लोलुप पे ये सिद्ध हो गया। तीसरा, वो कहते थे मैं सदा अनुशासन की मैंने पालना की है, तो इससे बड़ी घोर अनुशासनहीनता कोई हो नहीं सकती जो राजस्थान में इस ड्रामा के दौरान हुई। सर, इस्तीफा दिए इतने दिन हो गए, क्या इस्तीफे इतने दिन रखने चाहिए? ये बहुत अच्छी बात आप लोगों ने पूछी है। मैं आपके चैनल के जरिए माननीय स्पीकर साहब से, सीपी जोशी से निवेदन करना चाहूँगा कि किस किस ने इस्तीफा दिया है, कितने लोगों ने दिया है, वो सार्वजनिक होना चाहिए। राजस्थान की जनता को ये जानने का अधिकार है। इसलिए मेरी मांग है कि सार्वजनिक करें किस किस ने इस्तीफा दिया, कितनों ने इस्तीफा दिया, और फिर आप ऐसे पटक के इस्तीफों को नहीं रख सकते, वो आपको स्वीकार करने चाहिए।
दूसरा, इसमें जिन जिन मंत्रियों ने इस्तीफे दे रखे हैं वो आज सरकार में सारे काम कर रहे हैं, ट्रांसफर है, पोस्टिंग है, डेवलपमेंट वर्क है, जो भी है सारी मीटिंग ले रहे हैं, उनको पाबंद किया जाना चाहिए, वरना ये माना जाएगा कि माननीय स्पीकर साहब भी इस ड्रामे में शामिल है। सचिन पायलट का खचेरीबाजी से मिलना और उसी के तुरंत बाद मुख्यमंत्री जी का एसीपी कार्यालय में जाना, क्या ये राजस्थान के राजनीति में क्या समझ? अब सचिन पायलट साहब को शायद ये कहा गया है कि आपके पास विधायक कम है, आप लोगों से बात करो। एसीपी तो वैसे भी एक्टिव है, आपको पता है, एमएलए के 2 बेटों को भीतर धर दिया। अभियोजन की स्वीकृति उन्होंने दिलवाई कि बहुत शेष पेंडिंग है, सभी अभियोजन स्वीकृति जारी है। नहीं, ये कहने की बात है, लेकिन अभियोजन स्वीकृति वास्तव में बहुत पेंडिंग है और कई बड़े चोर मगरमच्छ अभियोजन स्वीकृति के अभाव में मजे ले रहे हैं। तो मुख्यमंत्री को सही मन से सारे प्रकरणों में अभियोजन स्वीकृति देनी चाहिए। लेकिन सर, जिस तरीके से गहलोत साहब दिल्ली गए थे आलाकमान से, तो उनका एक पर्चा लीक हुआ था, तो किस तरीके से देखते हैं, वो किया गया था कि हो गया? पर्चा लीक की तो प्रवृत्ति है, रीट का पर्चा लीक हुआ, सिपाही का हुआ, जेएन का हुआ, पुलिस थानेदारों का हुआ, कौन सा पर्चा लीक नहीं हुआ? तो पर्चा लीक करने में गहलोत साहब एक्सपर्ट हैं, तो उन्होंने लीक कर दिया अपने फायदे के लिए। सर, पहले ही राजनीति में नाकारा, निकम्मा और अब गद्दार, हैं? नाकारा, निकम्मा और अब गद्दार कहा गया है सचिन पायलट समर्थकों को। और अब कैसे सचिन पायलट को क्या किस रूप में देखते हो, क्या रहेगा उनका? जो नकारा है और जो निकम्मा है और जो गद्दार है, वो सचिन पायलट के बारे में कहा जा रहा है कांग्रेस के नेताओं द्वारा। तो सचिन पायलट को आत्मचिंतन करने की जरूरत है। कांग्रेस की नज़र में वो गद्दार हो गए, नकारा हो गए, निकम्मे हो गए, तो अपमानजनक स्थिति में वहाँ रहना नहीं चाहिए। कोई न कोई निर्णय खुद के हित में भी और विशेषकर पूर्वी राजस्थान के हित में लेना चाहिए। क्या आपके दरवाजे भी खुले हैं क्या सचिन? मैं तो कोई इस हैसियत में नहीं हूँ कि मैं ये कह सकूँ हमारी पार्टी के दरवाजे खुले हुए हैं, पर हाँ, वो तो निर्णय उनके हाथ में है। वो आप में जाएंगे, टीएमसी में जाएंगे, बीएसपी में जाएंगे कि खुद का बनाएंगे, भाजपा में आएंगे, वो उनका निर्णय, उसके बारे में मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहता। करना चाहिए कुछ। जहाँ अपमान हो रहा हो, जो गद्दार कहा जा रहा हो, इससे बड़ा कोई अपमान हो नहीं सकता। स्वाभिमानी है तो कोई न कोई इसका जवाब पुख्ता देना चाहिए। लेकिन सर, बयानबाजी पे चुप्पी बड़ी भारी पड़ी है। बयानबाजी पे चुप्पी भारी तो पड़ी है, जब तो गद्दार हर छोटे भाई कहने लगे। मेरे मामा ने कह दिया, मामा जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने चुनौती दे डाली जो राजेश पायलट के खासम खास रहे हैं। तो ये तो वक्त की बात है, वक्त की बलिहारी है, चलता रहता है। लेकिन सर, जो सब गैर समर्थक जो इस्तीफे दिए हैं मंत्रियों ने, विधायकों ने, उनका ये कहना है कि अगर चुनाव हो गए तो हम तैयार हैं चुनाव होने के लिए, अगर समय पर चुनाव हो गए। आप लोग तैयार हैं? तो हम भी तैयार हैं, क्या दिक्कत है? हम तो एवरेडी सहल है, हरदम जनता के बीच में रहते इस हैं। पूरी घटनाक्रम में राजस्थान की जनता का क्या फायदा है या नुकसान? जनता का तो फायदा क्या है, नुकसान ही नुकसान है। जनता तो सैंडविच बनी हुई है कांग्रेस के झगड़े में, और जो भ्रष्टाचार चरम पर है उस पर कोई निगरानी नहीं है। प्रशासन तंत्र जो बेलगाम हो रहा है उस पर कोई निगरानी नहीं है। एक एमएलए अपने विधानसभा का मुख्यमंत्री बना हुआ है, जो चाहता है वही होता है, बड़ी मनमानी हो रही है। तो जनता भी त्रस्त है और वो ग्रुप भी त्रस्त है जो प्रेजेंट एमएलए का विरोधी है, और हमारे पार्टी के लोग तो पूरी तरह से त्रस्त हैं ही। तो आम जन त्रस्त है इनकी लड़ाई से, इनके भ्रष्टाचार। लास्ट सवाल, राजस्थान में थर्ड फ्रंट की बात करें तो आम आदमी पार्टी ने एंट्री की। आपको क्या लगता है थर्ड फ्रंट कितना सक्सेस हो सकता है, नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता तो उसका कारण क्या है? हो ही नहीं सकता थर्ड फ्रंट, और उसका कारण है हमारे राज्य की बाईपोलर पॉलिटिक्स। कांग्रेस ठीक नहीं करे तो बीजेपी को ले आओ, बीजेपी ठीक नहीं करे तो कांग्रेस को ले आओ। ये बहुत वर्षों से चल रहा है और यही चलता रहेगा, क्योंकि राजस्थान की जनता को विश्वास नहीं है कि कोई थर्ड फोर्स भी खड़ी हो सकती है। जब तक विश्वास पैदा नहीं करेंगे सब मिलके, तब तक थर्ड फोर्स का स्कोप अपने राजस्थान में नहीं है। नेतृत्व क्यों नहीं जुड़ता? अभी हमने विशाल रैली आपकी निगरानी में की है मीणा हाईकोर्ट में, भाजपा का तो पूर्व भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष यहाँ थे, प्रतिपक्ष के उपनेता यहाँ थे,
भाजपा के सारे करता ERCP के मामले जो कि सारे जुड़े हुए थे। नहीं सर, वो तो गुप्ती रखती ना, इसलिए तो आगे, लेकिन उससे पहले जितने भी आंदोलन किए, चाहे आप महुआ से पैदल जयपुर जा रहे थे, तब भी कोई शर्म शंभू नहीं था। पुजारी का धरना दिया था तो सारी पार्टी आई थी। आमागढ़ में चढ़े थे तो पार्टी सारी। राजस्थान में बीजेपी किस चेहरे पर चुनाव लड़ेगी, किसी मुख्यमंत्री के या मोदी के नाम? मेरे को तो लगता नहीं कि हम आज वाला जो मुख्यमंत्री की जो नाम आ रहे हैं उनके चेहरे पर लड़ा जाए, मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ाया जाएगा। तो आपको लगता है इस बार जीतेगी, जब भी कांग्रेस दावा कर रहा है कि हम इतिहास 101% जीतेगी। कांग्रेस गलत फहमी में है, जनता धूल चटा देगी। कांग्रेस